माहिर सलामती उमूर हमारे साथ हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। अली साहब, ये यकीनन आपकी भी नज़र इसके ऊपर रही होगी, बहुत बड़ा इवेंट जो है वो इस वक्त चल रहा है। इजराइल में हमास का हमला जो हुआ है और इस हमले में पूरी दुनिया को जो है वो समझ लीजिए कि एक तरफ कर दिया है। पहले ही डिवाइडेड थी यूक्रेन और रशिया को लेकर के, और अब जो है एक क्लियर स्टांस जो है वो लिया जा रहा है। यहाँ पर नेतन्याहू ने भी जो है वो अनाउंस कर दिया है, लेबनान को भी जो है वो वार्निंग जारी कर दी है। मैं सिर्फ इसका एक पस मंजर के साथ मैं चाहूंगा कि आप जरा इसकी डिटेल बताइए कि ये किस जानिब बढ़ रहा है मामला। बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत अहम नुकात की जानिब निशानदेही की। देखिए, इसकी जो अहमियत है वो तीन एतबार से बहुत ज्यादा है। एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया की जो तवज्जो है पिछले तकरीबन 1.5 साल से यूक्रेन वॉर की तरफ थी, और जो मजमूई तौर पे मगरबी ताकतें हैं वो यूक्रेन के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ी जंग चल रही है यूक्रेन में, और तकरीबन 60 अरब डॉलर का जो है उन्होंने असलहा और इमदाद यूक्रेन को दी है अब तक रशिया के खिलाफ। लेकिन अब पिछले 2 दिन के जो वाकयात आप देख रहे हैं गजा की पट्टी और इसराइल के दरमियान, उसके बाद दुनिया की जो तवज्जो है वो यूक्रेन से हट के मशरिक वुस्ता की तरफ हो गई है। और मैं समझता हूं कि जो फलस्तीनी है उन्होंने एक तो बहुत बड़ी अचीवमेंट ऑलरेडी हासिल कर ली है, और वो सियासी एतबार से है कि मसले फलस्तीन जो कि नीचे दब गया था, अब वो दोबारा दुनिया के सामने एक बहुत बड़े मसले के तौर पे आ गया है। और अब से थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास भी हुआ है उसके ऊपर। तो एक तो ये वाला पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि आप देखें जो मुसलमानों के मसाइल हैं वो अमूमी तौर पे इतनी अहमियत उनको नहीं दी जाती आलमी फोरम्स में। लेकिन अब जो है आप देखें कि मशरिक वुस्ता की जो सूरत हाल है उसके पीछे जो 3 मुहर्रिकात हैं। एक तो ये कि ना सिर्फ ये कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदादें हैं इतनी पुरानी, उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। दूसरा ये कि जो अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, उसके हवाले से फ़लस्तीनियों को बहुत तशवीश थी कि जब इनके ताल्लुकात अरब ममालिक के इसराइल से खुशगवार हो जाएंगे तो फिर हमारा तो कोई वाली वारिस नहीं रहेगा और मसले कश्मीर हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। तो ये भी तशवीश एक बहुत बड़ा मुहर्रिक है इस ऑपरेशन की तरफ। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुहर्रिक है जिसकी बात कोई नहीं कर रहा, वो एज अ मुस्लिम जो आप देखें हमारा जो किबला अव्वल है उसकी मुसलसल बहुत दफा जो इसराइली अफवाज हैं वो बेहुरमती करती रही हैं। पिछले रमजान में लैलतुल क़द्र की रातों में भी वो जूतों समेत दाखिल हो जाते हैं बैतुल मुक़द्दस के अंदर, और वहां पे ख़वातीन और बच्चे जो नमाज पढ़ रहे होते हैं उनको ज़दोकोब करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीनियों का जो सब्र का पैमाना है वो अब लबरेज हो चुका था। सिर्फ ये नहीं कि बरादरी से उनको पूरी हुई। बिल्कुल मोहम्मद अली साहब, आपने वजह फरमाया, ये फैक्टर्स बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, मैं आपसे 2-3 बातें पूछना चाह रही हूँ क्योंकि जाहिर है कि इस पर सबकी नजरें भी हैं और इंटरनेशनली लोग इस पर तबसरा भी कर रहे हैं और बात भी हो रही है। नंबर 1 तो ये कि हमने शुरू दिन से ये देखा कि इस तनाज़े में झड़पें ज्यादा इसराइल की तरफ से की गई और बार बार निशाना बनाया गया, कई फलस्तीनियों को शहीद किया गया। ये बड़ा हमला है 50 साल में। अब ये जो नंबर सामने आया, तकरीबन 700 के करीब हलाकतें हुई हैं इसराइलियों की। आपको क्या लगता है कि जो लोग मतलब चंद एक होंगे जो हमलों में वहां पर हलाक होते थे, यहाँ तो दर्जनों शहीद होते रहे हैं, तो ये रिवेंज की जो एक आग है उसको आप किस तरह देख रहे हैं कि जो इस वक्त इसराइल में नजर आपको आ रही होगी? दूसरा, ये भी कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस उनकी बड़ी स्ट्रांग थी, ये कैसे मुमकिन है कि उन्हें कुछ पता ना चला? तो क्या इसके पीछे कोई लॉबी कारफरमा है? फिर एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है और हमास को ट्रैप किया गया हो और आगे इसका फैसला होना है। क्या आप इस पर राय रखते हैं? बहुत अहम सवाल है आपके। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस दिन का जो चुनाव है वो भी तारीखी एतबार से बहुत अहम है। 6 अक्टूबर जो है वो 50वीं एनिवर्सरी है जंग योम किपुर की। योम किपुर वॉर जो थी वो शाम और मिस्र ने इसी तरह एक बड़े पैमाने पे एक सरप्राइज हमला किया था इसराइल पे 1973 में, और 1967 के जो लॉसेस थे उनको रीगेन करने की एक कोशिश थी।
البتہ یہ اس دن کا چناؤ اس لحاظ سے اہم ہے. دوسرا یہ کہ یہ ہفتے کا دن تھا. ہفتے کو جو ہے یہودی کیلنڈر کے مطابق چھٹی ہوتی ہے، جس طرح مسلمان جمعے کو چھٹی مناتے ہیں. تو ان کے اور پھر یہ ارلی مارننگ یہ حملہ کیا گیا. اور تیسری بات کہ جو اس کا اسکیل تھا وہ میں سمجھتا ہوں تاریخ میں کسی تنظیم نے، کسی نان اسٹیٹ ایکٹر نے کسی ریاست پہ اتنے بڑے اسکیل کا حملہ لینڈ ایئر سی سے کوآرڈینیٹڈ ویل پلانڈ میری نظر سے نہیں گزرا ہے. اور چوتھا پہلو جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے کہ اگر آپ ملٹری اسٹریٹجی کو دیکھیں تو انہوں نے بالکل انوویٹو ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کی کہ کس انداز میں 1000 کے قریب لوگ اپنے ہینڈ گلائڈرز کے ذریعے سرحد کو عبور کر کے اترے اور انہوں نے جنگ کی جو صورتحال ہے اس کو بدل دیا. آپ نے جو بتایا 700 کے قریب لوگ اسرائیلی اب تک ہلاک ہو چکے ہیں. ان میں سے بیشتر جو ہے وہ راکٹ کا نشانہ نہیں بنے. ان میں سے بیشتر جو ہیں ایکچولی راکٹ اٹیک جو تھا وہ ایک اس کا مقصد جو تھا وہ شاک کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، اس کی توجہ دوسری طرف مبذول کرانا تھا. جبکہ دوسری جانب سے اس راکٹ اٹیک کے دوران دوسری جانب سے یہ ہینڈ گلائڈرز کے ذریعے 1000 کے قریب جو حماس کے ملیٹنٹس ہیں یہ اترے ہیں وہاں پہ. اور اب جو جنگ چل رہی ہے وہ 10 ب10 گلیوں، بازاروں، محلوں میں چل رہی ہے اسرائیلیوں کے ساتھ. تو اس طرح کے انداز جنگ کا جو ہے امیجن کرنا مشکل تھا. اسرائیل بہت ایڈوانسڈ، ہائیلی اکوپڈ، بہت پروفیشنل فوج ہے اور اس کی تصور میں بھی نہیں تھا کہ اتنے انوویٹو انداز میں ان کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو ویکنس میں بدل دیا جائے گا. ان کے بارڈر سیکیورٹی، اچھا پھر جو 5000 راکٹ مارے گئے اس نے ان کے جو ڈیوڈ سلنگ ہے یا آئرن ڈوم ہے اور بلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کو کمپلیٹلی سیچوریٹ کر دیا. تو پے در پہ جو ہے وہ حملے ہوئے اور 5000 راکٹ جو ہے ان کا آئرن ڈوم جو ہے برداشت نہیں کر سکا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.